देखिए, आज का टॉपिक है माँ सरस्वती के स्मरण करने के मन में। आज का टॉपिक हमारा ऑब्सिटी। ऑब्सिटी से हमारे कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। मधुमेह टाइप 2 के रोगियों में इंसुलिन प्रतिरोध देखा जाता है। ठीक है। इसके बाद टाइप 2 मधुमेह में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील खो देती हैं, जिससे रक्त में शर्करा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो सही है। टाइप टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है आपका, इसमें इंसुलिन होता है। और टाइप 2 क्या होता है आपका, मेडिसिन ले सकते हैं आप। तो दोनों में तो दोनों बिल्कुल क्या हो जाएगा, दोनों परफेक्ट है बिल्कुल। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका है, मधुमेह। डिस्क्रिप्शन शायद नहीं है। दूसरा क्या है, मधुमेह मधुमेह के प्रबंधन में केवल आहार नियंत्रण ही पर्याप्त है। केवल आहार यहाँ पे दिया, ठीक है, देखते हैं। दूसरा, शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और केवल आहार नियंत्रित पर्याप्त नहीं होता है। तो ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही हो रहा है। तो आपका हो जाएगा ए गलत है, लेकिन आर आपका क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल आहार, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आहार के अलावा भी बहुत कुछ लेते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। शारीरिक गतिविधि गतिविधि इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करती है। आवाज बिल्कुल स्पष्ट है, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, बताइए। तो क्या है, यस सर। शारीरिक गतिविधि इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, करती है। व्यायाम के दौरान असर्शन रीजन क्या है, व्यायाम के दौरान मांसपेशी कोशिकाओं रक्त से अधिक ग्लूकोज ग्रहण करती है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम होता है और इंसुलिन प्रभावित होता है। तो बिल्कुल 100% सत्य, इसमें कोई दोहरा नहीं। और एक दूसरे को क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 1 मधुमेह इंसुलिन में रक्त सामान्य से अधिक होता है। ठीक है। टाइप गुड वन इवनिंग मधुमेह सर। गुड इवनिंग। टाइप 1 मधुमेह एक ऑटो इम्यूनो बीमारी है, जिसमें अग्नाशय पेनक्रियास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता। तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउटनेस नहीं है। तो आपका हो जाएगा, पहला वाला तो गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो है सही। क्यों? क्योंकि देखिए, पहला क्या, टाइप 1 मधुमेह में इंसुलिन का स्तर सामान्य से अधिक नहीं, सामान्य से कम हो जाता है, इस वजह से नहीं बना पा रहा। तो आपका हो जाएगा पहला गलत और आर सही। मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति के लिए वजन नियंत्रण महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, देखते हैं। रीजन क्या, अतिरिक्त वजन इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है और टाइप 2 मधुमेह की गंभीरता को बढ़ा सकता है, जिससे वजन वजन नियंत्रण महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति के लिए वजन नियंत्रण महत्वपूर्ण नहीं होता। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आपका हो जाएगा ए गलत है, लेकिन आपका आर सही है। क्यों? क्योंकि वजन, जब इंसुलिन मतलब हो जाता है डायबिटीज, तो उस समय क्या होता है, उस सिचुएशन में वजन घटने लगता है। अगला, अस्थमा के बारे में बात करते हैं। अस्थमा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन अब बन सकते हैं आपके। अस्थमा एक क्रॉनिक दीर्घकालिक श्वसन रोग है, जो वायु मार्ग में सूजन और संकुचन का कारण बनती है। ठीक है। रीजन क्या है, अस्थमा के रोगियों में एलर्जी, धूल, धूम्रपान और ठंडी हवा जैसी चीजें ट्रिगर के रूप में काम करती हैं, जिससे सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा या ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और ये व्याख्या भी करती है। क्वेश्चन नंबर 2। अस्थमा केवल अनुवांशिक कारणों से होता है। अस्थमा केवल बोला है, अनुवांशिक कारण का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अस्थमा के होने में अनुवांशिक के साथ साथ पर्यावरणीय कारक जैसे कि धूल, वायु, एलर्जी और जीवन शैली महत्वपूर्ण का। तो रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन असर्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका हो जाएगा ए गलत है, लेकिन आर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3। नियमित व्यायाम अस्थमा रोगियों के लिए हानिकारक होता है। ऐसा है, वो तो फायदा ही करेगा। हल्का और नियंत्रित व्यायाम अस्थमा रोगियों की फेफड़ों की क्षमता मतलब लंग फंक्शन को सुधार करता है और उसकी सांस लेने की क्षमता बढ़ा देता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अस्थमा का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अस्थमा को नियंत्रित करने के लिए इनहेलर इनहेलर दवाइयां और ट्रिगर से बचाव आवश्यक होता है, जिसे रोगी सामान्य जीवन व्यतीत करता है। मतलब इनहेलर क्या होता है, जैसे इसमें डायरेटिक्स मिला होता है, जो नहीं आपके हृदय की धड़कन और उसको सांस फूलने को कम कर देता है, तो वही इनहेलर में पड़ता है। तो बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही, और ए आर की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थमा केवल ठंड के मौसम में होता है क्या? केवल ऐसा थोड़ी होता है। अस्थमा किसी भी मौसम में हो सकता है, और इसके ट्रिगर अलग
अलग अलग हो, जैसे पराग हो गए, धूल कण हो गए, व्यायाम हो गए, या मानसिक तनाव। व्यायाम आप कर रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे डस्ट वस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से आपका ये आ सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए तो बिल्कुल गलत है, लेकिन आपका आर सही है। CWSN से देख लेते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड से क्वेश्चन। स्क्रीन क्लियर है, आवाज बिल्कुल प्रॉपर जा रहा है, बताइए यस या नो। जी सर। ओके। यस अब सर। अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। रीजन ये है, ठीक है। दूसरा असर्शन, ये रीजन क्या है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर व संसाधन प्रदान किया जाता है। तो बिल्कुल सही, ए और आर सही है, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अब क्या है कि समावेशी जो होते हैं वो आवश्यक वाले बच्चों को समान बच्चों के साथ समान अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सके। अब बात करते हैं असर्शन, क्वेश्चन नंबर 2, विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थाओं को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रीजन, यह अधिनियम केवल शारीरिक शिक्षा रूप से अक्षम बच्चों, ऐसा थोड़ी है, होगा तो सबके लिए शारीरिक शिक्षा से क्या मतलब है, तो क्या क्या हो जाएगा। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आर आपका गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2016 के सभी विकलांग को न कवर करता, ना ना ही केवल शारीरिक अक्षमता, मतलब शारीरिक तो किसी के साथ हो सकता है ना, तो ये इसलिए। स्पेशल ओलंपिक का आयोजन केवल शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या है यहाँ पे लिखा केवल असक्षम, तो स्पेशल ओलंपिक उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य व्यक्तियों से कम होती है। तो ये भी बिल्कुल कंसेप्ट ठीक है, लेकिन आर आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल लगा के जो है आपको असक्षम व्यक्तियों को होता है, तो ऐसा थोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या होता है, जो बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति होते हैं न केवल शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4, समावेशी कक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग से शिक्षा है। देखिए समावेशी मतलब एक समझिएगा कि बार बार वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए। समावेशी का मतलब होता है कि ऐसा शिक्षा जहाँ पे हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा विकलांग है, उसका यार बड़ा वो तो लंगड़ा है, ऐसा नहीं बोलना है। कोई काना रे वो मारा कनवा, कोई अंधा है मारा अंधा, तो ऐसे नहीं, सबको मतलब एक शिक्षा। अब ये नहीं है कि कोई परफेक्ट है तो उसको एक अलग शिक्षा देंगे, जो इनपरफेक्ट मतलब कुछ कारणों से दिक्कतें हैं तो उनको अलग। तो समावेशी शिक्षा इसीलिए कि सबको एक समान शिक्षा देंगे, एक ही छत के नीचे देंगे और उनका बराबरी से ख्याल रखेंगे, तो ये हो जाएगा। अगला, समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को समान वातावरण में शिक्षा प्रदान करना, तो बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। आ, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ए तो सही है, आ, आ, ए आपका गलत है, लेकिन आर आपका क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि अलग से शिक्षा थोड़ी करते हो तो जब यहाँ पे बोल ही दिया है कि समान वातावरण, तो अलग का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अगला क्या है, बौद्धिक क्षमता माने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए खेल गतिविधियां उनके सामाजिक कौशल को सुधारने में मदद करती हैं। ओके, करती हैं। रीजन, खेल गतिविधियां टीम वर्क, संचार और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। तो दोनों कंसेप्ट बिल्कुल करेक्ट और व्याख्या भी कर रहे हैं। कुछ अब क्या स्पोर्ट न्यूट्रिशन से देखेंगे कि हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रोटीन के अधिक मात्रा का सेवन करने से क्या है, मांसपेशियों का विकास तेजी से होता है। शरीर केवल सीमित मात्रा में प्रोटीन का उपयोग कर सकता है, और अधिक मात्रा में सेवन से गुर्दा का भार बढ़ जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों तो सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक। अगला, प्रोटीन मांसपेशी के निर्माण में सहायक होता है, बट इसकी अधिक मात्रा लेने से आपके गुर्दे पर, किडनी पर भार पड़ता है, वेट, जिससे जो है स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगला क्या है, कार्बोहाइड्रेट खिलाड़ियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। कार्बोहाइड्रेट मतलब जिसको तो CHO बोलते हैं, जिसमें होता है 4.1 KCl कैलोरी होता है। ये क्या, तो ये तो ठीक है, खिलाड़ियों के लिए ऊर्जा का काम करता है। और शारीरिक वसा को ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्बोहाइड्रेट से अधिक प्राथमिकता देता है। क्या है, शरीर वसा को ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्बोहाइड्रेट से अधिक प्राथमिकता देता है। तो ठीक है, दोनों कंसेप्ट आपस में ठीक है, लेकिन क्या है, सही तो, लेकिन यही कहीं ना कहीं आपका ए सही है, और लेकिन आर गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपका कार्बोहाइड्रेट स्टांट ऊर्जा होता है,
तो प्राथमिकता पहले हम इसको देते हैं कार्बोहाइड्रेट को, फिर इसके बाद वसा का जो होता है टूटने का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो लास्ट में टूटता है। ये क्या कार्बोहाइड्रेट शरीर की प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, जबकि वसा को दूसरी यानी कि सेकेंडरी ऊर्जा स्रोत में माना गया है। अगला, जल योजन हाइड्रेशन की कमी से एथलेटिक में सहन शक्ति और प्रदर्शन प्रभावित होता है, बिल्कुल होगा। शरीर में 2% अधिक पानी की कमी होने पर ऐंठन, शरीर ऐंठन और ध्यान केंद्रित करने में रखना योग्य, तो ये बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें आपके फटीग, स्टिफनेस ये सारे होने लगते हैं, तो आपका एक करेक्ट रहेगा। अगला क्या है, जल की कमी से शरीर का तापमान निरंतर बिगड़ता है, जिससे प्रदर्शन प्रभावित होता है। अगला, विटामिन बी 12 खिलाड़ियों की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, बी 12 की बात कही गई है, देखते हैं। बी 12 क्या होता है, आपका रक्त कोशिकाओं यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और शरीर परिवहन में सहायक होता है। तो सही तो है, लेकिन क्या है, आपका बी 12 ऊर्जा प्रदान करने में ये भी करता है, और ये लेकिन क्या है कि आपका सबसे ज्यादा बी 6, बी 9 और बी 12 आपका क्या होता है, ये मैक्सिमम टाइम आपका आरबीसी का ही वो करता है निर्माण। लेकिन क्या है कि यहाँ पे दोनों चीजें सही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी 12 और बी 12 के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना शरीर के लिए आवश्यक। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे, पानी उन्हीं से मिलते हैं, उसमें सोडियम, क्लोरीन और तमाम छोटे छोटे न्यूट्रिशन पाए तो जो दिखते नहीं है। अब क्या है, यदि आपका असर्शन होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना खिलाड़ियों के लिए अति आवश्यक, तो बिल्कुल आवश्यक है। सोडियम पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट शरीर में जल संतुलन बनाए रखते हैं और मांसपेशियों के संकुचन में आवश्यक होते हैं, तो बिल्कुल होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें, प्लीज माइक माइक म्यूट रखें। ए और दोनों सही, और ए आपकी व्याख्या भी करता है। पानी अगर आपके शरीर में कम होगी तो किडनी पर प्रेशर आने आने लगेगा। आप कैसे कम कैसे होता है, गर्मियों में धूप से पसीना आएगा तो उससे भी कम होता है। ठंडियों में खैर पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर नहीं कम पीते तो किडनी पे प्रेशर होगी, तो दिक्कतें महसूस होने लगेंगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या करते हैं, जल को संतुलन बनाए रखते हैं और ये मांसपेशी के सही संचालन में आवश्यक होते हैं। वसा फैट से भरपूर आहार खिलाड़ियों के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो वसा प्रमुख स्रोत थोड़ी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा धीमी गति से पचता है, और इसे उच्च तीव्रता वाले खेल में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ए गलत है लेकिन आर आपका सही है। वसा धीमी गति से पचता, मैंने बताया ना, इसका ब्रेकिंग जो प्रोसेस थोड़ा लेट होता है। और ऊर्जा मुख्य रूप से लंबी अवधि की गतिविधियों से ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है, लेकिन ऊर्जा तीव्रता वाले खेलों में कार्बोहाइड्रेट पार्ट नहीं करते, समझिएगा। जैसे हम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका बहुत लिमिटेशन टाइम, मतलब मिनट के लिए होता है, सेकंड भी बोल सकते हैं। इसके बाद जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं तो उनका वो जो वसा होता है वहां से वो एनर्जी धीरे धीरे धीरे, जैसे बॉडी गर्म होती है, हीट होती है, मेटाबॉलिज्म में चेंज होता है, तो धीरे धीरे वहां से ऊर्जा खींचती है। जैसे व्रत महिलाएं या पुरुष रखते हैं, तो व्रत किस लिए इतना मतलब रख लेते हैं, क्योंकि वही ऊर्जा धीरे धीरे क्या करती है, काम करती है। क्वेश्चन नंबर 7, आयरन मतलब लोहा की कमी से खिलाड़ियों में एनीमिया हो सकता है, इससे थकान और कमजोरी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जो ऑक्सीजन परिवहन में मदद करता है, तो बिल्कुल कंसेप्ट दोनों सही है और एक व्याख्या भी करता है। अगला क्या है, पानी पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, बिल्कुल। जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर है तो पानी पीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। और प्रदर्शन में सुधार होता है, पानी शरीर में टॉक्सिन को बाहर निकालता है, मतलब जैसे टॉयलेट टॉयलेट बहुत ज्यादा पानी पियेंगे तो बहुत ज्यादा टॉयलेट होगा, तो उससे का टॉक्सिन मतलब जो इतने जहरीले, जैसे यूरिया हो गया। यूरिया क्या होता है जब बाहर निकलता है, जब पेशाब क्या होता है, जब शरीर में यूरिया के फॉर्म होता है, जैसे बाहर पेशाब करते हैं तो ये अमोनिया, मतलब वो एयर के संपर्क में आके अमोनिया बन जाता है। आपने महसूस कर, जब रेलवे स्टेशन है जहाँ पे पब्लिक प्लेस, जहाँ पे शौचालय है, तो वहाँ पे बदबू आती है, तो अमोनिया का फॉर्म आपको महकता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये यार दोनों सही, लेकिन क्या है, व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका तापमान नियंत्रण और यहाँ पे टॉक्सिन्स की बात कही गई है। अगला क्या है, पानी तापमान को नियंत्रित रखने और पसीने माध्यम से ठंडा रखने में मदद करती है, टॉक्सिन को बाहर निकालने में सहायता होता है, लेकिन इसका प्राथमिक कार्य तापमान नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। अगला क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा एथलीटों के लिए अनिवार्य होते हैं। किसको,
मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब कि मैक्रो में तीन चीज तो आते ही आते हैं, यही तीन चीज, एक एक दो तीसरा, ठीक। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और उसका ऊतक निर्माण में, टिश्यू फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो बिल्कुल सही है, एक दूसरे को रिलेट भी करते हैं। कुछ बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूँ, बताइए जरा कमेंट, बताइए। नहीं सर, ठीक है। ठीक। इसके बाद आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। खेल से पहले ज्यादा मात्रा में भोजन करने से प्रदर्शन बेहतर होता है, ये यही गलत होगा। कम होगा, आलस आने लगेगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो पूरा पेट ही खींचने लगेगा ऑक्सीजन, तो यहीं पे कम हो जाएगी। खेल से पहले भारी भोजन करने से पाचन पाचन में समय लगता है, जिसे खाया तुरंत सुस्त हो जाता है। तो बिल्कुल, जहाँ पे जैसे आपने बहुत ज्यादा खाना खाया था, वो सुस्ती क्यों? क्योंकि भोजन पकने के लिए आपको क्या होता है, पेट में जब पचता है तो ऑक्सीजन का लेवल जो आपकी खोपड़ी से नीचे, मतलब पेट के तरफ मूव करने लगता है। तो इस वजह से जब आपको क्या होता है, नींद आती है, आलस आता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी यानी कि ए वाला गलत है और आ बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? खेल से पहले हल्का और संतुलित भोजन लेना चाहिए ताकि ऊर्जा बनी रहे और पाचन प्रक्रिया बाधित ना हो। अब आते हैं टेस्ट मेजरमेंट पे। यूनिट नंबर 6 है। साई खेलो फिटनेस टेस्ट का उद्देश्य क्या है? किसका? साई। ठीक है, साई खेलो फिटनेस का उद्देश्य क्या है? छात्र की शारीरिक दक्षता और फिटनेस का आकलन, दक्षता, स्किल और फिटनेस का आकलन करना है, ठीक है। इस परीक्षण में केवल एरोबिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, क्या ऐसा है? तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। ए सही, लेकिन आर केवल लगा दिया तो ये भी आपका गलत हो गया। साई खेलो फिटनेस में टेस्ट में शायद दक्षता के विभिन्न घटक का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे शक्ति, धीरज, लचीलापन, कोऑर्डिनेशन, न कि केवल एरोबिक क्षमता। हार्वर्ड स्टेप की बात करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मापने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण, कार्डियोवैस्कुलर के लिए ये बिल्कुल करेक्ट है। यह परीक्षण हृदय गति, हार्ट रेट और रिकवरी टाइम के आधार पर एथलीट की फिटनेस स्तर का आकलन करता है। तो ठीक है, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर है। हार्वेस्टर क्या करता है? कार्डियोवैस्कुलर क्षमता को, ये उसका उद्देश्य है, ठीक है, मतलब ये काम करता है इस पे, जिससे हृदय की धड़कन और रिकवरी समय के आधार पर फिटनेस स्तर निर्धारित किया जा सकता है। मेटाबॉलिज्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीएमआर बोलते हैं, इसका ये फुल फॉर्म है, को गणना करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई का ये फार्मूला है, बीएमआर का ये है। और बीएमआई के यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, मैच द कॉलम या जो भी। बीएमआर शरीर की चयापचय दर यानी मेटाबॉलिज्म रेट को दर्शाता है, जो कि व्यक्ति के आराम करने के दौरान ऊर्जा व्यय को मापता है। तो बिल्कुल ये दोनों ही कंसेप्ट क्या है, सही नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये आपका बीएमआर की मेटाबॉलिज्म रेट को गणना करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का हो सकता है। बॉडी मास इंडेक्स का तो क्या अलग होता है, लेकिन बीएमआर का अलग होता है। तो इसी वजह से आपका ये गलत हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएमआर क्या होता है? शरीर की ऊर्जा खपत को मापता है, लेकिन उसकी गणना के लिए, मतलब क्या, बीएमआर जो होता है शरीर की ऊर्जा खपत, जैसे आपने खाना खाया फिर वो कहाँ पे ऊर्जा खपत हो रही है उसकी गणना करता है, लेकिन उसकी गणना के लिए बीएमआई की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बीएमआई क्या होता है, आयु, वायु, वजन, ऊंचाई और लिंग जैसे कारकों का प्रयोग करती है, ठीक। रिकली जॉनसन सीनियर फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं। ये टेस्ट वृद्ध व्यक्तियों की कार्यात्मक फिटनेस का आकलन करता है, ठीक है। यह परीक्षण वृद्धि व्यक्तियों की हड्डियों की घनत्व मापने के लिए क्या था? तो ये हड्डियों की घनत्व, ऐसा थोड़ी है। ये आपका पहला सही, लेकिन दूसरा हड्डियों का घनत्व तो नहीं मापते हैं। रिकली जॉनसन टेस्ट क्या होता है? वृद्ध व्यक्तियों की फिटनेस का आकलन करने के लिए, लेकिन ये हड्डी की यूनिट को मापने के लिए नहीं किया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5। जॉनसन मैथनिक टेस्ट की बात करते हैं। उसका प्रयोग बच्चों की मोटर एजुकेबिलिटी, क्या है, एजुकेबिलिटी मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह परीक्षण बच्चों के संतुलन, कोऑर्डिनेशन, गति और क्षमता का आकलन करता है। तो जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि ये जो मोटर एडुकेबिलिटी, तो ये होता है, ये होता है, ये होता है और आपका ये होता है, तो यही आपका हो गया, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या होता है, ये बच्चों की मोटर एजुकेबिलिटी को मापने जैसे विकसित, जिसमें आपका ये सारी चीजें आ जाएंगे। बॉडी कंपोजिशन का मापन केवल त्वचा मोड़ माप के लिए किया जाता है, कैसा है जिसको बॉडी कंपोजिशन का मापन केवल त्वचा मोड़ के लिए, ठीक है, देखते हैं। शरीर में वसा प्रतिशत का सटीक मापन के लिए और डेक्स, मतलब DEX डेक्सा स्कैन और बायो केमिकल इम्पिडेंस जैसे तरीकों का, तो ये तो बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल सही, लेकिन आपका ए क्या है,
ये गलत है, तो आपका हो जाएगा ए इज द करेक्ट, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। बॉडी कंपोजिशन जो होती है वो डेक्सा स्कैन बायो इलेक्ट्रिकल और इम्पीडेंस और त्वचा मोड मापता है आपका। अगला क्वेश्चन 12 मिनट रन टेस्ट एरोबिक फिटनेस का आकलन करने का प्रयोग करता है। यह परीक्षण व्यक्ति को 12 मिनट तक अधिकतम तय दूरी करनी होती है, जिससे हृदय और फेफड़े की क्षमता मापी जाती है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, और एक दूसरे को क्या करते हैं, वैरी करते हैं। ये परीक्षण 12 मिनट तक जितनी दूरी तय करते हैं वह दौड़नी होती है, और इसमें क्या होता है, आपका हृदय सहन शक्ति मापता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का परीक्षण केवल गोनियोमीटर से किया जाता है। तो ऐसा नहीं, केवल यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी मापन के लिए सीट एंड रिस्ट टेस्ट और अन्य परीक्षण में प्रभावित है। तो बिल्कुल सही, ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत, और आर सही हो जाएगा। मोटर एडुक्टिविटी मापने के लिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मापने के लिए गोनियोमीटर के अलावा सिटअप्स, रिस्ट बैक स्नैच टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं, बीएमआई मापने के लिए वजन और ऊंचाई का प्रयोग करते हैं। और बीएमआई शरीर में वसा के सटीक प्रतिशत का आकलन करने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। तो ऐसा थोड़ी है, सबसे विश्वसनीय नहीं है, तो आपका हो जाएगा ए गलत है। नहीं, क्या है कि बीएमआई शरीर में वसा के सटीक प्रतिशत, अच्छा सटीक ठीक है, सटीक प्रतिशत आकलन करने का सबसे अच्छा और विश्वसनीय बिल्कुल है। और यहाँ पे क्या लिखा है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स वजन और ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स में, ठीक है, अगर इसके फार्मूला की बात करें तो वेट इन केजी में, और अब हाइट इन स्क्वायर में, क्या है, वजन और ऊंचाई, वेट एंड हाइट। ठीक है, ये भी सही होना चाहिए, यानी कि सी आपका किस लिए गलत ही माना है। सर ठीक है, आर गलत है, आर में सटीक प्रतिशत की बात है। इसमें क्या है कि सटीक नहीं, उसमें बैरी हो सकता है, वही चीज है जो सटीक है यहाँ पे बैरी हो सकता है, तो आपका ये वाला बिल्कुल करेक्ट आएगा। सॉरी, ये सही, लेकिन आर आपका गलत है। बीएमआई केवल वजन ऊंचाई के अनुपात को मापता है, लेकिन ये सही कि वसा को सटीक रूप से नहीं मापता, तो सटीक में ही वहां पे दिक्कत था। क्वेश्चन नंबर 10, 30 मीटर स्प्रिंट टेस्ट गति का मापन मापने के लिए उपयोग, किसका, 30 मीटर स्प्रिंट टेस्ट। और इस परीक्षण में व्यक्ति को 30 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ठीक है, क्या ऐसा है, तो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला, 30 मीटर स्प्रिंट, मतलब ये 30 मिनट का आपका रनवे है, और इस पे क्या है, आपको रनिंग करना है, स्प्रिंट करना है। तो इसमें स्प्रिंट नापने के लिए क्या आता है, जिससे व्यक्ति 30 मिनट मिनट में दूरी तय करने का क्या आता है। तो यहाँ पे क्या है, 30 मीटर की दूरी तय करने में समय, ये असर्शन तो आपका मतलब ऊपर का बैक है, ये नीचे का है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लेक्सिबिलिटी का आकलन मांसपेशियों और जोड़ों की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए क्या आता है। तो ठीक है, जितना अच्छा रहेगा उतना ही। पर ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मूल्यांकन केवल सीट है, तो केवल ही तो गलत है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, बट आर इज द करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी का आकलन करने के लिए सीट अप शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, बैक टेस्ट। इसके बाद क्या है, बॉडी डेंसिटी, जिसको कि बॉडी डेंसिटी मेजरमेंट के लिए हाइड्रोस्टैटिक वेटिंग हाइड्रोलिक जो है वेइंग्स, जिससे सटीक मापता है। इसका बॉडी डेंसिटी मापन के लिए क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स वेटिंग सबसे सटीक मापता है। यह विधि शरीर में वसा और दुबले ऊतकों के अनुपात के मापने के लिए पानी के अंदर जाता है। तो बिल्कुल आपने ये हमारे मुंह से सुना होगा, तो बिल्कुल आपका क्या है, दोनों ही सही है। तो आपका क्या ए करेक्ट होगा। हाइड्रोस्टेट क्या होता है, घनत्व मापने की सबसे सटीक विधि जो पानी के अंदर शरीर के वजन आधार पर वसा प्रतिशत निर्धारित, जैसे कि बड़ा सा ड्रम होगा, उसमें आपको पानी भर जाएगा, आपको डाला जाएगा, और जितना पानी बाहर आएगा उसको तौल लिया जाएगा, वही आपका क्या होता है, सटीक घनत्व बता देगा। ठीक। अगला क्या, ट्यूब टेस्ट का प्रयोग एथलीट की एनारोबिक क्षमता को मापने के लिए क्या होता है, रीजन क्या है, यह परीक्षण मुख्य रूप से कार्डियोवैस्कुलर के लिए निर्धारित किया गया है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो सही, लेकिन आर आपका गलत। तो यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि यह परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता के लिए नहीं होता है। अब क्या है, ये एनारोबिक क्षमता को मापने के लिए, न कि कार्डियो क्षमता को होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, 505 एजिलिटी टेस्ट का प्रयोग खेलों में चुनौती को मापने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में दिशा परिवर्तन करने की गति का माप किया जाता है। क्या है, 505 एजिलिटी टेस्ट।
तो क्या ऐसा है? तो सही बात है, इसका प्रयोग हम करते हैं दिशा को परिवर्तन करने के लिए। दिशा परिवर्तन की क्षमता को मापने के लिए जो चुस्ती और का एक महत्वपूर्ण घटक है। आगे बात करते हैं। वर्टिकल जंप शरीर की संतुलन क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। वर्टिकल जंप बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, शरीर की संतुलन क्षमता। वर्टिकल जंप से ये कहाँ ना पाएगा। यह परीक्षण मुख्य रूप से टांगों की विस्फोटक शक्ति, तो ये बिल्कुल सही है, आपका रीजन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए गलत है, लेकिन आर आपका सही है। आगे, अब क्या होगा, वर्टिकल जंप टेस्ट से आपका संतुलन नहीं बल्कि लेग एक्सप्लोसिव पावर, जैसे आप करके ऐसे ऊंच, मतलब एक दीवार के पास रहेगा, आप ऐसे कूद के उसको टच करते तो निकाला आता है कितना आपके जो है पैर में पावर है। बी आई ए बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजिकल बायो इलेक्ट्रिकल क्या है, इम्पिडेंस एनालिसिस, शरीर की चर्बी प्रतिशत का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। यह शरीर में जल हाइड्रेशन लेवल को जो है चर्बी की सहनशीलता के आधार पर गणना करता है। तो इसका देख लेते हैं क्या है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब दोनों ही और व्याख्या भी ठीक कर रहे हैं। तो बी आई ए क्या होता है, ये चर्बी प्रतिशत और जल स्तर की गणना करता है। यह एक प्रभावी विधि है जो शरीर की विद्युत प्रवाह आप पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 17, स्प्रिंट टेस्ट गति और पावर को मापने के लिए क्या आता है, गति के साथ पावर। ठीक है, स्प्रिंट टेस्ट मुख्य रूप से धीरज का मूल्य करता है। स्प्रिंट टेस्ट धीरज का नहीं, स्पीड का होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका सी, मतलब ए सही लेकिन आर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्प्रिंट टेस्ट का प्रयोग स्पीड और पावर के लिए होता है, ना कि धीरज के लिए होता है। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग मुख्य रूप से त्वरित शक्ति एक्सप्लोसिव पावर मापने के लिए क्या था। हार्वर्ड स्टेप की बात, हार्वर्ड स्टेप तो ये नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कार्डियोवास्कुलर सहन क्षमता का जो है ये मूल्यांकन करता है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ए गलत है, लेकिन आर आपका क्या है, सही है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हृदय श्वसन क्षमता मापने के लिए होता है, न कि विस्फोटक के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, लिनोयस एबिलिटी टेस्ट शरीर की सहन शक्ति को मापता है। ठीक है, यह प्रशिक्षण तेजी से दिशा बदलने की क्षमता को आकलन करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए गलत है, ये आपका सहन शक्ति को नहीं, ये दिशा बदलने के लिए होता है। हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या दिया है कि इलिनॉइस जो एजिलिटी टेस्ट होता है वो एंड्योरेंस को नहीं बल्कि एजिलिटी यानी कि चुस्ती मापने के लिए किया जाता है। ठीक, तो यहीं तक क्लास को रेस्ट पे डालते हैं, और आपका अगला जब चलेगा यूनिट, मतलब पार्ट थर्ड, तो उसमें फिजियोलॉजिकल एंड इंजरी इन स्पोर्ट यूनिट 7 में शुरू करेंगे।